हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर सेकंड की भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि DSC 4 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो भाई अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि रहने वाला भारत और अमेरिका, भारत और रूस को लेकर। तो भाई चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। तो एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ जो रसिया है यानी कि रूस, और बीच में क्या है, बीच में है हमारा भारत। तो आखिर इंडिया ने कैसे दोनों के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस किए, आज हम इसी के बारे में समझेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में विश्व की प्रमुख शक्तियां के साथ संबंधों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि ये दोनों वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। तो भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है यानी कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें अमेरिका और रसिया, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है, क्योंकि ये जो दोनों देश है ये दोनों देश ही दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप मान लीजिएगा जैसे अगर दुनिया एक चेस गेम है तो अमेरिका और रसिया जो होगा वो उसके पावरफुल प्लेयर्स हो गए, और जो इंडिया होगा वो एक स्मार्ट प्लेयर होगा जो कि अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता है। तो भाई अब आप समझिएगा कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के समय, तो शीतकाल में विश्व में दो गुटे विभाजित थे। तो भाई जो हमारा कोल्ड वॉर था उस टाइम दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड थी। फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट था अमेरिका का ग्रुप जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और दूसरा जो हमारा ग्रुप था वो था हमारा रसिया का ग्रुप जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में भारत ने एक अलग रास्ता चॉइस किया। तो वो अलग रास्ता कौन सा था? ना तो वो अमेरिका की साइड गया ना वो रशिया की साइड गया। उसने शुरू किया अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यानी कि गुट निरपेक्ष नीति को लेकर। तो भाई आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, मतलब इंडिया ने बोला कि मैं किसी एक के साइड का परमानेंट मेंबर नहीं बनूंगा, मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप बात करें, टाइम के साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशंस है वे चेंज होती रही, इकोनॉमी, पावर बैलेंस और ग्लोबल नीड्स ये सब बदलती रही, और इसी वजह से जो इंडिया का रिलेशंस है भारत अमेरिका और भारत रूस का जो रिलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा इवोल्व होते गए। तो भाई आज जो इंडिया है वर्तमान समय में अगर आप देखें तो वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में जो इंडिया है वो एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, और दोनों देशों के साथ ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी रिलेशंस बना रहा है, चाहे वो डिफेंस के माध्यम में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी के ट्रेड में हो। तो भाई ये जो संबंध है ये हमारी केवल विदेश नीति को ही नहीं समझाते, बल्कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें भी भारत की भूमिका को हमें समझाते हैं। तो आज जो भारत है वो रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए अमेरिका और रूस दोनों के साथ ही संतुलित और व्यवहारिक संबंध बनाए रखने की नीति पर कार्य कर रहा है। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत अमेरिका संबंध को लेकर। तो भाई सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा इंडिया है उसका यूएसए से क्या रिलेशंस है।
तो परिचय में हम लिखेंगे कि भाई जो हमारा इंडिया है और जो अमेरिका है, इन दोनों के जो रिलेशंस है वे हमेशा एक जैसे नहीं रहे। स्टार्टिंग में क्या था भाई, स्टार्टिंग में थोड़ी डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो दोनों देश है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन चुकी है। किस किस क्षेत्र में, ये हमारा डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में एक तरीके से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो पहले तो जो रिलेशन थे वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन आज के समय में जो ये रिलेशंस है ये थोड़े अच्छे बन चुके हैं। तो भाई अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले शीत युद्ध के दौर में भारत अमेरिका के क्या संबंध थे। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और आज के वर्तमान समय तक चलेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है शीत युद्ध के दौर में, यानी कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैचारिक मतभेद और गुटनिरपेक्षता को लेकर। तो भाई अगर हम बात करें हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड नॉन अलाइनमेंट के बारे में, तो जो हमारा शीत युद्ध था यानी कि हमारा कोल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिका था वो चाहता था कि इंडिया उसके ग्रुप में आ जाए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उस समय दो महाशक्ति थी, एक हमारी अमेरिका और दूसरी रूस। तो अमेरिका ने सोचा कि इंडिया मेरी तरफ आ जाए और रूस ने सोचा इंडिया मेरी तरफ हो जाए। तो ऐसे में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया। इंडिया ने किसी भी तरीके की मिलिट्री अलायंसेस में नहीं जाना चाहता था, वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहता था। मान लीजिएगा आप जैसे एक स्टूडेंट है जो किसी ग्रुप में फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल रहकर अपना काम करता है। तो इसी तरीके से जो भारत था उसने भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई ताकि वो दोनों से एक तरीके से वैचारिक दूरी बना सके, और वो किसी भी तरह की सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन जो अमेरिका था वो अपने गुट को मजबूत करना चाहता था भारत को जोड़कर, लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर उसकी जो गुट था उसमें शामिल नहीं हुआ। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन। तो अब हम बात करें पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन को लेकर, यानी कि जो अमेरिका था उसका पाकिस्तान को सपोर्ट मिला। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सियोटो और सेंटो जैसे सैन्य संगठनों में शामिल किया। तो भाई अब यहां पर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जो हमारा अमेरिका था उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारा भारत है उसके पाकिस्तान से रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो उससे हमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो पाकिस्तान को सियोटो एंड सेंटो जैसे मिलिट्री अलायंस में इंक्लूड किया गया और उसको साथ साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प ये दोनों भी उसको प्रदान की गई। तो इसका क्या प्रभाव हुआ भाई, इसका प्रभाव ये हुआ कि इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी टेंशन है वो बढ़ गई और इंडिया अमेरिका रिलेशंस में ट्रस्ट इशू भी आ गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव। तो भाई अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा इंडिया था उसका यूएसएसआर यानी कि रसिया की तरफ झुकाव किस तरीके से हुआ। तो अमेरिका के पाकिस्तान समर्थक रुख के कारण भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो भाई जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया धीरे धीरे सोवियत संघ रसिया के क्लोज आने लगा। और इसका कारण यही था कि जो अमेरिका था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और जो यूएसएसआर था यानी कि जो हमारा रसिया था वो इंडिया के ट्रस्टेड पार्टनर था। तो आप समझिएगा जैसे अगर एक फ्रेंड तुम्हारे एनिमी को सपोर्ट करे तो तुम नेचुरली दूसरे फ्रेंड के ही क्लोज हो जाओगे। तो इसी वजह से जो हमारा कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया अमेरिका रिलेशंस था वो थोड़ा वीक हो गया था, वो थोड़ा कमजोर बन गया था। तो भाई ये तो था हमारा शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका का संबंध। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर मुद्दे के बारे में। तो कश्मीर मुद्दे की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास। तो भाई अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने और जनमत संग्रह की बात का समर्थन किया। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और जो हमारा यूनाइटेड नेशन है यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका इसने सपोर्ट किया। तो इस समय इंडिया का रिएक्शन क्या था, इंडिया को लगा कि ये उसकी सोवर्जिनिटी यानी कि उसकी जो संप्रभुता है उसमें इंटरफेस है।
इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है भारत का स्पष्ट रुख। तो भारत ने कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताते हुए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार किया। तो भाई जब जो अमेरिका था उसने कश्मीर मुद्दे पर बात चलाई तो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेस एक्सेप्ट नहीं होगा। और यह भी स्पष्ट किया कि जो कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र में भूमिका, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में क्या भूमिका रही। तो कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा जहां पर अमेरिका का रुख भारत के अनुकूल नहीं रहा, जिससे संबंधों में खटास आई। तो भाई जब कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया तब भी जो अमेरिका का स्टैंड था वो इंडिया के फेवर में नहीं था, वो था पाकिस्तान के फेवर में। तो इससे जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस थे वे और ज्यादा खराब हो गए। तो यही था हमारा कश्मीर मुद्दा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच एक मिश्रित संबंध को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, यानी कि एक ट्राइंगल जो संबंध था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहां पर एक ट्राइंगल रिलेशंस बन गया था जिसमें एक तरफ इंडिया था, एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ पाकिस्तान था। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है दोनों देशों के साथ संतुलन। तो अमेरिका ने एक और पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दिया, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ भी आर्थिक और तकनीकी सहयोग बनाए रखा। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक साइड पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प देता था और दूसरी साइड इंडिया के साथ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन भी रखता था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रणनीतिक हितों का टकराव, यानी कि अमेरिका जो था उसके लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक सहयोग था, लेकिन जो भारत था वो एक लोकतांत्रिक होने की वजह से उसके ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान था वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक था और इंडिया जो था वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसीलिए दोनों ही उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसी वजह से जो अमेरिका की पॉलिसी है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल बन गई, यानी कि उसी स्थिति में जो अमेरिका की नीति थी उसको द्वंद्वात्मक बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत की सावधानी पूर्वक नीति को लेकर। तो भारत ने अमेरिका के साथ सीमित सहयोग बनाए रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा। यानी कि इंडिया ने क्या किया भाई, इंडिया ने एक स्मार्ट पॉलिसी चलाई। इंडिया ने किया कि लिमिटेड कोऑपरेशन रखा उसने यूएसए के साथ, इसी के साथ साथ उसने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी मेंटेन रखी। तो भाई यही था पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच एक मिश्रित संबंध। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो आता है शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंध। तो भाई अब तक तो हमने समझा जो हमारा शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका का संबंध था, लेकिन अब हम समझते हैं कि जब हमारा शीत युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद भारत और अमेरिका का क्या संबंध रहा। तो 1991 में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस समय कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हो गया था और यूएसएसआर से हमारा कोलैप्स हो गया था और अमेरिका बन गया था एक सोल सुपर पावर। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है नई विश्व व्यवस्था और भारत की भूमिका को लेकर। तो 1991 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। तो भाई अब इंडिया जो था वो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है। किस तरीके से, यानी कि अब जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी वो ज्यादा व्यवहारिक यानी कि ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा तरीके से इकोनॉमिक फोकस यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित होने लगी। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी चेंज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव, यानी कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने द्वार खोले, जिससे कि अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई। तो भाई 1991 में जो इंडिया था उसने अपनी इकोनॉमी ओपन करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ हुआ, जिससे कि यूएसए के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है नए क्षेत्रों में सहयोग, यानी कि न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो भाई अब जो रिलेशंस थे वे सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब जो क्षेत्र आ गए थे इसमें आईटी, एजुकेशन, स्पेस सब में कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो यही था हमारा शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका संबंध। तो भाई 8 जो हमारा 11 सितंबर के रिलेशन था उसको आप समझिएगा। 11 सितंबर में आखिर हुआ क्या था? तो 11 सितंबर 2001 में एक आतंकी हमला हुआ था जो कि
अमेरिका से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो 11 सितंबर 2001 दुनिया का एक शॉकिंग मूवमेंट, यूएसए पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी। तो 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत ने उसका समर्थन किया। तो अमेरिका ने टेररिज्म का अगेंस्ट ग्लोबल वॉर स्टार्ट किया और इंडिया ने उसका सपोर्ट किया। सेकंड पॉइंट आता है रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि, यानी कि इसके बाद जो इंडिया और यूएसए थे वे डिफेंस रिलेशंस उनके स्ट्रॉन्ग हो गए, उनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, डिफेंस एग्रीमेंट्स बढ़े और साथ ही सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बढ़ने लगे। नेक्स्ट आता है एसएनए परमाणु समझौता 2008। तो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा 2008 की न्यूक्लियर डील। तो जो हमारे न्यूक्लियर डील थी इसमें इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम में रिकॉग्नाइजेशन मिला, यानी कि उसे एक परमाणु व्यवस्था में मान्यता मिल गई थी। तो जैसे किसी क्लब में एंट्री मिलना जहां पहले तुम अलाउड ही नहीं थे और अब वहां पर आपकी एंट्री हो जाती है, इसी तरीके से भारत के साथ भी हुआ, क्योंकि भारत को पहले परमाणु के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 2008 के बाद भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भी मान्यता मिलने लगी। तो यही था भाई हमारा 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उभरता हुआ भारत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विकल्प। तो भाई अब हम समझ लेते हैं कि जो इंडिया था वो अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर किस तरीके से बना। तो आज जो इंडिया है वो सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक राइजिंग ग्लोबल पावर भी है। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस आता है वो आता है आर्थिक और सामरिक महत्व को लेकर। तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल बाजार अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई इंडिया की जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो हब मार्केट है वो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहेगी तो इंडिया जैसे बड़ा मार्केट कौन मिस करेगा। यानी कि अगर भारत के अंदर कोई चीज अमेरिका को सेल करनी है तो इसीलिए जो भारत है वो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है चीन के प्रभाव का संतुलन, यानी कि चाइना का जो फैक्टर है। तो अमेरिका इंडिया को चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट मानता है, यानी कि जो यहाँ पर इंडिया है वो एशिया में पावर बैलेंस का की प्लेयर माना जाता है। तो अमेरिका भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी साझेदार मानता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुपक्षीय सहयोग, जैसे कि हमारे क्वाड हो गया। तो क्वाड में कौन कौन है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सभी जो देश है ये मिलकर क्वाड बनाते हैं। तो इसका एम है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ताकि जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग है वो भी बढ़ सके। तो भाई यही था हमारा भारत और अमेरिका का जो संबंध था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत और रूस का संबंध। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और रशिया की रिलेशंस के बारे में। तो भाई इंडिया का जो ट्रू ओल्ड फ्रेंड था वो था हमारा रशिया। तो भाई सबसे पहले आप समझिएगा जो इंडिया और रूस का जो संबंध है, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशंस है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग और ट्रस्ट पर बेस रहा है। तो अगर आप देखें हमारे शीत युद्ध के दौरान तो कोल्ड वॉर के टाइम जो यूएसएसआर है उसने इंडिया का बिगेस्ट सपोर्टर वो बना। किस किस क्षेत्र में उसने योगदान दिया, उसने डिफेंस, एनर्जी, साइंस, स्पेस हर क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग उसने अपना दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत सोवियत संबंधों की एक ऐतिहासिक झलक के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रारंभिक संबंधों का विकास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके इतिहास के बारे में, यानी कि जो इनके संबंध थे वे किस तरीके से बने। तो भाई भारत की स्वतंत्रता के बाद सोवियत संघ ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो यूएसएसआर था उसने इंडिया को सपोर्ट किया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को उसने रिस्पेक्ट करी, जिससे कि जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है उसका सम्मान किया गया और उसका सहयोग भी बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि के बारे में, यानी कि जो हमारी 1971 में एक ट्रेटी हुई थी भारत और सोवियत के बीच में। तो इसे हम इंडिया और सोवियत की फ्रेंडशिप ट्रेटी, यानी कि भारत और सोवियत की एक मैत्री संधि भी कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या हुआ था, इसमें जो इनके संबंध थे वो और ज्यादा मजबूत हो गए थे और 20 साल के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था
जिसमें कि बांग्लादेश वॉर के टाइम जो यूएसएसआर था उसने इंडिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के बारे में। तो रसिया ने इंडिया के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करी। कैसे? जैसे कि आप देखें भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई या मशीन बिल्डिंग हो गई, हर क्षेत्र में रसिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। तो जैसे कि एक मेंटर जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करने में हेल्प करता है, इसी तरीके से जो हमारा रसिया था उसने भी भारत की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक आधार को मजबूत बनाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्षा और तकनीकी सहयोग के बारे में, यानी कि डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रसिया ने इंडिया को मॉडर्न वेपन्स और ट्रेनिंग दी। तो जो आधुनिक हथियार है और जो तकनीकी सहायता है वो हमारी रसिया ने इंडिया को दी। इससे कि जो इंडिया की मिलिट्री पावर थी वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई और दोनों के बीच जो विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो भाई यही था हमारा भारत सोवियत संबंधों की एक ऐतिहासिक झलक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यूएसएसआर का पतन और भारत रूस संबंधों के बीच नए विवाद को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 1991 का यूएसएसआर कोलैप्स था और यहां से जो रिलेशंस थे उसमें थोड़ी चुनौती आने लगी, थोड़े चैलेंजेस आने लगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को लेकर, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। तो वही रसिया जो था वो खुद अनस्टेबल हो गया। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद जो रूस था वो थोड़ा अस्थिर हो गया, जिससे कि इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर भी, और इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा तो इंडिया और जो रसिया थे इनके जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, यानी कि जो पुराने समझौते और सहयोग योजनाएं थी उनमें भी रुकावट आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्षा आपूर्ति में बाधाएं। तो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई में प्रॉब्लम्स आई, इंडिया को नए पार्टनर्स ढूंढने पड़े, नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ी और विविधीकरण की नीति भी अपनानी पड़ी। थर्ड आता है भुगतान और व्यापार संबंधी समस्याओं को, यानी कि जो रुपए रूबल सिस्टम था, रुपए रूबल जो व्यापार प्रणाली थी वो खत्म हो गया था, जिससे कि जो ट्रेड था वो टेम्परेरी स्लो हो गया था और नई आर्थिक प्रणाली के अनुसार ही व्यापार को पुनः व्यवस्थित करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नए संबंधों की पुनर्स्थापना, यानी कि जो नए जो चुनौतियां थी, ये सभी चुनौतियां होने के बावजूद भी जो भारत और रूस थे इन्होंने अपने संबंधों को फिर से स्टार्ट किया, फिर से नए नए समझौते लाए और नए नए संवाद से अपने रिलेशन को मजबूत किया। तो भाई यही था हमारे यूएसएसआर का पतन और भारत रूस संबंधों के बीच नए विवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रणनीतिक साझेदारी 2000 की। तो भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि हमारी 2000 में हुई थी, वर्ष 2000 में, तो साल 2000 में इंडिया और रसिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट करी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन भी था। तो डिफेंस, इकोनॉमी, साइंस सब में कोलैबोरेशन बढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। तो इसी के साथ साथ 2010 में रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जो स्टेटस था ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज को मिलता है। इससे कि जो ट्रस्ट और डेप्थ है ये दोनों ही बढ़ गए थे। थर्ड आता है हमारा नियमित उच्च स्तरीय वार्ताएं, यानी कि एनुअल समिट मीटिंग्स। तो हर साल लीडर्स मिलते हैं, इससे जो रिलेशंस है वो एक तरीके से कंटिन्यूअस और एक्टिव रहता है। तो देशों के बीच अगर आप देखें, दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन और उच्च स्तरीय बैठक होती रहती है, जिससे कि सहयोग की निरंतरता भी बनी रहती है। नया आता है नए क्षेत्रों में सहयोग, यानी कि एनर्जी, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस। मतलब रिलेशनशिप डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहा, हर क्षेत्र में जो सहयोग था उसका विस्तार हुआ। तो ये तो हमारे थे भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रक्षा संबंध का। तो रक्षा संबंध में हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस के बारे में। तो भाई जो रसिया था वो इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर रहा है। तो इंडिया आर्मी के लिए जो वेपन्स है वे रसिया ही देता है और भारतीय सशस्त्र बलों के कई प्रमुख उपकरण रूस ही मूल गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उन्नत हथियार प्रणाली के बारे में।
तो एडवांस वेपन सिस्टम जैसे कि आप देखें कोई फाइटर जेट्स हो गया, जैसे कि हमारा सुखोई 13 हो गया, या टैंक्स हो गए T-19 हो गए, इसी की तरीके से मिसाइल सिस्टम हो गई, S-400 हो गए, पनडुब्बियां हो गई, ये सभी हमारे रसिया से ही आए हुए हैं। तो इनसे इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो काफी स्ट्रांग हुई। नेक्स्ट आता है संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन के बारे में। तो अगर आप देखें जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ये इंडिया और रशिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। तो इसमें सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये बहुत ही फास्ट मिसाइल है, और ये जो पार्टनरशिप का बेस्ट एग्जांपल भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीर्घकालिक सहयोग और भरोसा के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बढ़ता है। डिफेंस रिलेशन में ट्रस्ट और रिलेटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग है, और रशिया ने हमेशा से ही हमारे इंडिया को सपोर्ट किया है। तो यही थे कुछ रक्षा संबंध। इसके बाद ऐसे अन्य परमाणु संबंध भी थे, जिसमें सबसे पहला आता है परमाणु ऊर्जा में सहयोग। तो भाई रसिया ने इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में हेल्प करी, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नए सोर्सेज है वे भी भारत को मिलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आया कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर। तो ये जो कुडनकुलम है ये हमारे तमिलनाडु में स्थित एक परियोजना है, और इस परियोजना से जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता है वो पूरी होती है। तो इंडिया रशिया कोऑपरेशन का ये एक मेजर एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि इससे इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है उसको फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, यानी कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन से इंडिया को स्टेबल एनर्जी सप्लाई मिलता है, जिससे कि जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा है वो भी प्रदान होती है। तो यही थे ऐसे अन्य परमाणु संबंध। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर्थिक संबंध। तो कुछ आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस भी थे, जिसमें सबसे पहला आता है द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को लेकर। तो भाई जो दोनों के बीच व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी भी और अधिक थी। तो इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल और ज्यादा है। फ्यूचर में इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को लेकर, यानी कि एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अगर हम बात करें। तो भाई एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो रसिया था उसने इंडिया को ऑयल और गैस सप्लाई किया। तो सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट उसने किया, यानी कि निवेश और औद्योगिक सहयोग को भी उसने बढ़ाया। तो इससे इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी थी वो स्ट्रांग होती है। तो जब भी आप देखें जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इन्फ्लुएंट होते हैं तो जो रसिया था वो एक रिलायबल सप्लायर के रूप में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है निवेश और औद्योगिक सहयोग के बारे में। तो भाई दोनों देश मिलकर फार्मा, फर्टिलाइजर, कोयल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जॉब्स है वे दोनों ही बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्यापार के नए अवसर, यानी कि न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। तो इंडिया और रशिया नए एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाया जाए और फ्यूचर में इकोनॉमिक रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो भाई यही थे हमारे आर्थिक संबंध। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक साझेदारी को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। तो भाई जो इंडिया और रूस है ये साथ मिलकर काम करते हैं ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में। तो दोनों ही जो कंट्रीज है वे ग्लोबल इशू पर सिमिलर व्यू पॉइंट रखते हैं। नेक्स्ट आता है बहुदलीय विश्व व्यवस्था का समर्थन। तो दोनों देश एक ही ऐसे वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं जहां पर पावर किसी एक कंट्री के पास ना हो, बल्कि जो दोनों के बीच में शक्ति का संतुलन है वो बना रहे। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र में सहयोग, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें सपोर्ट। तो रसिया ने कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के इंटरेस्ट सपोर्ट किए हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ट्रस्ट भी दिखाता है। फोर्थ आता है वैश्विक शांति में स्थिरता को लेकर, यानी कि जो दोनों कंट्रीज है उन दोनों ने मिलकर पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इन तीनों के लिए काम किया, और इससे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें भी बैलेंस मेंटेन होता है। तो यही था भाई हमारा वैश्विक साझेदारी। इसी के साथ ही हमारे जो भारत और रूस के संबंध है वे खत्म होते हैं। तो आई होप आपको भारत और रूस और भारत और अमेरिका के जो संबंध है वे समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब ये पूरे चैप्टर के एक सिंपल कंक्लूजन में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इंडिया और यूएसए।
तो इंडिया यूएसए और इंडिया रसिया, ये दोनों ही जो हमारे रिलेशंस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बैलेंस पॉलिसी अपनाता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं, और इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ ही अपने रिलेशंस मेंटेन करता है। इसी के साथ साथ वो अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करता है और ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है। तो चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन में इंडिया ने अपने रिलेशंस को प्रैक्टिकल, मल्टी डायमेंशियल और स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अगर हम देखें भविष्य की बात करें तो फ्यूचर में भी जो इंडिया है, यूएसए और रसिया है, ये दोनों के साथ मिलकर काम करेगा, ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।